A very warm good afternoon to all the respected dignitaries, guests and delegates, faculties, parents and dear students from different parts of the country. My name is Gagan Sharma and it is my pleasure to extend a cheerful welcome to you all. Here we are for the live webinar on career counseling and guidance by none other than Honorable and very humble Mr. Anand Kumar Sir, the legend of Super 30, organized by the RKDF University Bhopal. I'm sure this is going to be a great and pleasant day for all of us, as we will be able to learn and understand various concepts of the math of life. कोरोना त्रासदी के इस दौर में कैसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अपने मनोबल को बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर अडिग होकर आगे बढ़ते रहें, ऐसे और कई अन्य शिक्षा और करियर से जुड़े ढेरों सवालों को लेकर हम आज श्री आनंद कुमार जी के साथ रूबरू होंगे और इसमें मेरा साथ देंगे मेरे सहकर्मी और को एंकर श्री मृत्युंजय सिंह सर. And I have this feeling that this question answer session, the Q&A session, would definitely be a very fruitful for all of us. So सभी स्टूडेंट से भी मैं कहना चाहता हूँ कि उनके मन में भी अगर शिक्षा और करियर संबंधी कोई सवाल और कोई शंका हो तो वो Q&A सेक्शन, जो Q&A सेक्शन में अपने सवाल रख सकते हैं, जिनको कि हम श्री आनंद कुमार जी के सामने रखेंगे. Now it is my pleasure to welcome and introduce all the distinguished panelists of today's startling webinar with you. I extend my heartiest welcome to Honorable Chairman Dr. Sunil Kapoor sir, Honorable Chancellor RKDF University Dr. Sadhana Kapoor ma'am, Honorable Managing Director Mr. Siddharth Kapoor sir, Honorable Vice Chancellor RKDF University Dr. Sudesh Kumar Sohani sir, Honorable Registrar Dr. Narendra Arya sir, Honorable Director Management Dr. B.N. Singh sir, Honorable Director General Research Dr. V.K. Sethi sir, Honorable Exam Controller RKDF University Dr. Sunil Patil sir, and last but not the least, I'm honored to welcome the man who merely requires any introduction, the man who is well known for his work in the field of education, especially for the deserving and the underprivileged students, the man who is profoundly loved and respected by the student community throughout the country, the legend of Super 30, Honorable Mr. Anand Kumar ji. And now समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम, क्योंकि जिस तरह बहुत सारे बच्चे, thousands of स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आनंद जी के साथ में इंटरेक्शन शुरू हो, तो मैं इसके लिए आमंत्रित करता हूँ मेरे को एंकर श्री मृत्युंजय सिंह सर को, वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं. सर बहुत बहुत शुक्रिया गगन शर्मा सर, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मैं देश के एक ऐसे विख्यात व्यक्ति के साथ संवाद करने जा रहा हूँ और आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूँ कि जिन्हें मैं कहूँ कि वो असली जौहरी हैं, जो न केवल हीरे को पहचानते हैं बल्कि उसे तराश कर दुनिया में उसकी चमक बिखेरने का जज्बा भी रखते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं सुपर 30 के हमारे जाने माने हमारे टीचर, मोटिवेटर आनंद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आनंद जी, मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं और बहुत सारे सवाल हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, बच्चे जानना चाह रहे हैं. मैं चाहता हूं कि सवालों का सिलसिला आपके साथ शुरू किया जाए. जी नमस्कार. नमस्कार नमस्कार आनंद सर. और अब असली जौहरी जो है वो हमारे सामने है और बहुत सारे सवाल हैं, बच्चों के सवाल हैं, हम लोगों के भी सवाल हैं जो आपके साथ हम यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे और चाहेंगे कि आपके विचार जो हैं वो हजारों बच्चों तक आपके माध्यम से पहुंचे. आनंद सर, इस समय सबसे बड़ा सवाल है कोरोना महामारी. पहला सवाल वहीं से है कि इस महामारी में बच्चों पर जो मानसिक दबाव पड़ रहा है, खासतौर से ऑनलाइन शिक्षा को लेकर भी, क्योंकि ये उनके लिए भी नया एक मैटर है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और किस तरीके से ये बच्चे जो है इस मानसिक दबाव को झेलें, उसका सामना करें, उससे आगे बढ़ें? दरअसल में ये जो महामारी है वो हम लोगों को इस तरह से सोचना चाहिए कि हमारे लिए नहीं है, एक खास समुदाय के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए. तो हम सबसे पहले तो भाई भूल रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी का, वाइस चांसलर साहब का, चेयरमैन साहब का, आप एंकरिंग कर रहे हैं, आपका, सब लोगों का तहे दिल से, अरुण जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. और उन तमाम बच्चों का जो उत्साह के साथ जुड़े हुए मैं देख रहा हूं,
और बच्चे सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत उत्साहजनक बात है। तो बच्चों में हम लोग आज बातचीत करेंगे और कोई प्रोग्राम जैसा बात नहीं करेंगे, दरअसल में बात वैसे करेंगे जैसे क्लासरूम में बच्चों के साथ करते हैं। इसलिए आपका जो जेन्युइन क्वेश्चन है उसको आप दीजिएगा, तो मॉडरेटर के द्वारा एंकर साहब हमसे पूछेंगे और हम आपके बातों का जवाब देंगे। तो फिर से एक बार धन्यवाद, और मैं अपने जवाब पर वापस आ रहा हूं कि ये जो कोरोना काल है वो पूरे दुनिया में फैला हुआ है, लोगों को तबाह कर रहा है। तो बहुत बार समय जीवन में ऐसा आता है जहां हमारी परिस्थिति खराब हो जाती है, बहुत चीज हमारे चाहने के अनुसार, इच्छा के अनुसार नहीं चलती है। तो आप लाख प्रयत्न करें, लाख प्रयास करें, दुनिया की हर चीजें, हर सिस्टम आपके मन के अनुसार नहीं चलता है। आपके ये तो अभी आपको निष्क्रिय कर रहा है, पढ़ाई से, लिखाई से, नौकरी से, जॉब से। कई बार तो जीवन में ऐसी चीजें आती है जो आपका विरोध करती है, आपका पैर खींचती है, आपको कमजोर करती है। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपना धैर्य बनाए रखिए, अपने पेशेंस को किसी भी हाल में कभी भी लूज होने ही नहीं दीजिए। ये सबसे बड़ी बात होती है। और जहां तक पढ़ाई की बात है, तो आप इसको एक दूसरे तरीके से सोचिए, एक अवसर के रूप में लीजिए। अब हम सुपर 30 हम लोग चलाते थे, अभी बंद हो गया ये कोरोना का अनाउंसमेंट के बाद। बच्चों को एक साथ नहीं रख सकते हैं, फिजिकली नहीं पढ़ा सकते, लेकिन फिर एक नया एक सिलसिला चालू हुआ कि हम लोग जूम के माध्यम से मिल रहे। पहले इस कोरोना काल के पहले जूम का कॉन्सेप्ट था, लेकिन हमारी जानकारी में, आपकी जानकारी में नहीं था। तो वर्चुअल दूर दूर तक लोगों को बात कर सकते हैं। अभी हमारे चेयरमैन साहब का इनविटेशन आता, आरकेडीएफ के तरफ से मैं भोपाल आता, तो शायद इतने बच्चे नहीं जुड़ पाते, नहीं सुन पाते। और ये फिर रिकॉर्ड में भी अब कई बच्चे फेसबुक पर बाद में भी देख सकते। तो हर चीज का प्लस और माइनस है। अब जरूरत इस बात की दोस्तों, बच्चों की, आप कठिन परिस्थितियों का कैसे इस्तेमाल करते। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, इसमें पढ़ाई पर असर पड़ा है, लेकिन आप अगर बड़े बच्चे हैं, एकदम छोटे बच्चे नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि ये मौका मिला है। क्योंकि पहले तो आप परेशान रहते थे कि भाई किस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा, उसके लिए कितनी तैयारी करनी होगी, तैयारी करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, दिन में स्कूल है या +2 का कॉलेज है और फिर शाम को ट्यूशन है, मेरा 100 अध्याय का सेल्फ स्टडी का तो मौका ही नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी आपको सेल्फ स्टडी का मौका मिला है, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को सोचने का मौका मिला है, आपके अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा है, क्रिएटिविटी है, उसको सामने निकालने का मौका मिला है। और हमारी जानकारी के अनुसार, मैं जितना पता किया, जानता हूं कि आरकेडीएफ भी इस बात पर जोर देता है कि आप में छिपी हुई प्रतिभा क्या है, आप में क्रिएटिविटी क्या है, आप नया कुछ क्या कर सकते हैं। और दोस्तों, वही आदमी सफल होता है जीवन में। याद रखना, मैं बहुत दिल से इस बात को बोल रहा हूं कि वही आदमी सफल होता है जो कुछ क्रिएटिव करता है, कुछ कुछ नया देता है समाज को, पूरी ताकत के साथ लगता है। तो अभी वक्त है कि इस कठिन दौर में, नई परिस्थिति में, आप पूरे जोशो खरोश के साथ, नई ताकत के साथ कुछ नए आयाम दे दुनिया को, इसका प्रयास। आनंद जी, बहुत आपने अच्छी बात की है और मुझे आपकी बात से बिल्कुल ये समझ आ रहा है कि आप भी आरकेडीएफ को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। और सैकड़ों हजारों बच्चे जो हैं बिहार, झारखंड और देश के अन्य हिस्सों से हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भी आते हैं। आनंद सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि क्या अब ऑनलाइन शिक्षा एक हकीकत बन गई है, मतलब ये अब क्या ऑफलाइन शिक्षा का विकल्प बन गई है, या फिर जैसे ही महामारी का दौर खत्म होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, तो वापस हम क्लासरूम जो शिक्षा होती है उस पर वापस आ जाएंगे, या दोनों पैरेलल चलेंगी? आपको क्या लगता है भविष्य ऑनलाइन शिक्षा का? देखिए, अब क्या है ना कि एक बार मैं एक प्रोग्राम में गया हुआ था, एजुकेशन पर बहुत बड़ा समिट था, बहुत बड़ा सेमिनार, आज से 5 साल पहले की बात है, दुबई में था। वहां पर बहुत बड़े बड़े स्पीकर आए हुए थे। तो ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अभी एजुकेशन के फील्ड में सबसे ज्यादा प्रयोग होने बाकी है, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट होना बाकी है। तो उस वक्त हमने मान लिया कि भाई इतने बड़े लोग हैं, और भी कई बड़े बड़े स्पीकर बोले कि भाई प्रयोग होना बाकी है। तो मुझे लगता था कि क्या प्रयोग होगा, देखा जाए। लेकिन सच है, ये कोरोना काल में वैसे कई प्रयोग हुए, ऑनलाइन जुड़ने लगे,
आनंद कुमार मैं हूँ। मैं जानता भी नहीं था, ईमानदारी से बता रहा हूँ, कि जूम क्या होता है, कैसे होता है, क्या कैमरा होता है, कुछ नहीं जानता था। लेकिन पता किया इस कोरोना काल में जूम के माध्यम से और दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने लगा। जो भी अभी सिस्टमेटिक तो मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन जो बच्चा आता है उसको पढ़ाते। छोटा बच्चा भी कुछ पूछता है कभी कि सर कुछ क्लास ले लीजिए, पढ़ा देते हैं। उसको तरह तरह से आवाज निकाल के दिखाते हैं, जैसे देखिए कैसी आवाज आ रही है। तो इस तरह से कुछ आवाज दिखाया, कुछ मजाक किया बच्चों से, उसका बने कि मन बहलाया। तो देखिए ऑनलाइन में भी बहुत स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। और ये कोरोना खत्म होगा, जो गहरी अंधेरी रात है, अभी वीसी साहब ने बोला कि मैं अक्सर बोलता हूँ उसको, रात को सुबह में तब्दील होना ही है। जब रात बदल जाएगी, सुबह आएगा, सवेरा आएगा, फिजिकल क्लासेस का अपना कोई जोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है, लेकिन ऑनलाइन चलता रहेगा। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि इस ऑनलाइन के दौर पर शिक्षकों में चुनौती आ गया कि भाई चैलेंजेज उनके बढ़े कि अब हर अच्छा टीचर जिसमें पढ़ाने की कलाकारी है, जो बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते, उनके लिए बहुत स्कोप है। और जो अच्छा नहीं पढ़ा सकते थे, खाना पूर्ति करते थे, उनके लिए चैलेंज है। इसलिए ऑनलाइन टीचरों को भी सजग किया है, उनको भी सतर्क किया है, उनको भी जगाया है कि आप पढ़िए। अब पहले मान लीजिए क्लासरूम में जाके 40 बच्चे, 50 बच्चे, 30 बच्चे, 100-200 बच्चे हैं, उनके बीच में हम अपनी बातों को रखते हैं, उनको बताते हैं, समझाते हैं, तो उतने बच्चे बड़ाई करते थे, अच्छा करते थे। और अगर अच्छे टीचर नहीं हैं, पूरे दिलो दिमाग के साथ काम नहीं कर रहे, तो उनकी निंदा होती थी, बच्चे उगते थे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन आते हैं तो लाखों करोड़ों बच्चे आप तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी है, और अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए ये जो ऑनलाइन है वो चलता रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा, ये बातें होगी, ऑप्शनल रहेगा, सुविधा और शौक के अनुसार रहेगा। लेकिन ये ऑनलाइन ये कभी जाने वाला अब नहीं है। तो एक फिजिकल क्लास जरूर होगा, होना चाहिए भी, स्वस्थ मनोरंजन हर चीज होना चाहिए, बट ऑनलाइन का भी भविष्य बना रहे। आनंद सर, बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास सवाल भेजे हैं। इनमें एक बड़ा सवाल जो है वो आ रहा है कि बार बार एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि महामारी को कोई अभी अंदाज नहीं लगा सकता कि आने वाले 1 महीने बाद क्या हो रहा है, 2 महीने बाद क्या हो रहा है। तो कई बार एग्जाम्स की डेट आ जाती है अचानक से, फिर उसके बाद रातों रात बताया जाता है कि एग्जाम से पोस्टपोन हो गए हैं, बाद में होगा। तो ये जो मानसिक दबाव बच्चे झेल रहे हैं, इसको किस तरीके से वो बर्दाश्त करें? मतलब एक फ्लो कैसा बना रहे हैं? कहा जाता है ना कि एक पीक होता है किसी का, उस पीक पर जब कुछ अच्छा काम हो जाता है तो वो हो जाता है, लेकिन बाद में जब मन डल हो जाता है तो थोड़ी सी उतना 100% वो नहीं कर पाता है। तो ये जो बार बार एग्जाम कैंसिल होने का जो प्रेशर आता है, उसको किस तरीके से बच्चे बर्दाश्त करें? ज्यादातर बच्चे यही सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा बच्चों, मुझे खुशी हो रही है कि शायद हम आपके मन स्थिति को ठीक करें। जिंदगी में हमेशा चैलेंजेज आता है, ये आप याद रखिएगा। आज हम आपके सामने हैं, हमारे जीवन पर फिल्म बनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन कम हुए हैं। जो माफिया 2-4 लोग पटना में लगे हुए रहते हैं, वो दबाने का प्रयास करते हैं, वो कब लगे रहते हैं फिराक में, कब इसके पैर को खींच दे। तो ये चीजें लगी रहती है जिंदगी पे। हर आदमी के जीवन में दुख है, गौतम बुद्ध ने ही बताया कि हर आदमी के जीवन में दुख है। आप दुख से कभी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आप दुख के साथ जीना अगर सीख लेते हैं, तब आपके जीवन में आनंद और शांति हो, ये कहा गया। इसलिए बच्चों, आप जो कठिन परिस्थिति आई है, बार बार एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, आप बहुत अच्छी तैयारी करें तो मन में घबराहट होती है, लेकिन ये लाइफ है। जैसे आप देखते हैं एनर्जी, एनर्जी का रूप बदल जाता है, लाइट में, कभी हीट में, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है बच्चों। उसी तरह से कष्ट है, बदल जाता है। एक रिक्शा चलाने वाले का कष्ट एक अलग हो सकता है, एक चेयरमैन साहब इतने बड़े यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, वाइस चांसलर साहब, उनका दर्द अलग हो सकता है। एक मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी देश की पूरी बागडोर है, जिम्मेवारी है, वो भी तनाव में रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि जनता के लिए अच्छा काम करे। तो बच्चे भी तनाव में है, परीक्षा खत्म हो जा रही है, कैंसिल हो जा रही है, कैसे होगी परीक्षा, तो तनाव में नहीं रहे। अब तो धीरे धीरे परीक्षा चीजें सामान्य होती जा रही है, सीबीएसई के अनाउंसमेंट के बाद जेई मेन अभी चल रहा है, तो सारी चीजें ट्रैक पर धीरे धीरे आ रही है। तो अभी जो हमारे वाइस चांसलर साहब ने कहा, जिस बात को मैं बोलता हूँ
कि जो तकलीफें उससे घबराए नहीं। कष्ट जितना आएगा, जितना कष्ट में आप अपने आप को बनाएंगे उतनी मजबूती आएगी। ये मैं कोई किताब पढ़ के कहीं भाषण देने के लिए बच्चों नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने जीवन में देखा है। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे थे, बहुत कष्ट में थे लाइफ पे, बहुत तकलीफ में थे। जस्ट मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल अभिषेक का दिखाना चाहूंगा। ये अभिषेक है, बहुत कष्ट में था, बहुत दर्द में था, इसके पास कुछ भी जीवन में नहीं था बच्चों, एकदम हार गया था। क्यों? क्योंकि इसके माताजी मात्र 200 रुपया भी महीना, 100 रुपया महीना भी आज से 20-22 साल पहले नहीं कमाती थी। पिता का शर्ट को, कमीज को छोटा करके पहनता था, ऐसा था भी। लेकिन हिम्मत तो नहीं हारा। इसका दर्द समझिए, इसका कष्ट समझिए, पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा और 10th पास कर गया। ऐसे सरकारी स्कूल से जहाँ खिड़की दरवाजे नहीं थे, टीचर नहीं थे, बिहार बोर्ड से 10th पास करने के बाद आया। और ये मेरे पहले बैच का स्टूडेंट है इसलिए बता रहे हैं। और इसी से इंस्पिरेशन लेके, जो फिल्म में आपने देखा था, एक बच्चा काम भी करता है और पढ़ाई करता है, मैंने सुपर 30 की शुरुआत की। और वही बच्चा फिर IIT खड़गपुर में जाता है, वही बच्चा लंदन, मॉस्को होते होते आज अमेरिका में पहुंचता है और अमेरिका में बहुत बड़ी पैकेज के साथ नौकरी कर रहा है। बच्चों, तो ये क्या किया? तकलीफों से लड़ाई किया, दुख से लड़ा। शशि नारायण ठीक से हिंदी नहीं बोल पाता है, इंग्लिश की तो बात छोड़ दीजिए। एक भाई सुसाइड गरीबी से कर लेता है, लेकिन शशि नहीं हिम्मत हारता है, पढ़ता है, मेहनत करता है, हमारे पास आता है और मेहनत करता है, IIT खड़गपुर में किसी तरह से जाता है। लेकिन वहां भी संघर्ष करता है और संघर्ष करते 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 1 साल के बाद इसका ब्रांच चेंज हो जाता है। और यही ब्रांच चेंज होने के बाद ये यूरोपियन साइंस स्कॉलरशिप जो पूरी दुनिया में दोस्तों होता है, पूरे वर्ल्ड से लोग पार्टिसिपेट करते, मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। इसका रैंक 1 आया था पूरे वर्ल्ड में। आप शशि नारायण सुपर 30 गूगल करिएगा तो आपको जानकारी मिलेगी इसके बारे में। और यही शशि नारायण जो बेचारा कुछ भी नहीं था, आज आप देख सकते हैं कि गूगल में साइंटिस्ट, और गूगल में साइंटिस्ट ही नहीं है, लंदन में है और सीनियर लेवल पर काम कर रहा है। और एक गोरी लड़की से शादी भी कर, जो हिंदी नहीं बोल पाता था, वो ब्रिटिश लड़की से शादी किया, जिसका छोटा सा बच्चा भी अभी कैम्ब्रिज गए हुए थे जस्ट पेंडेमिक के पहले, तो उससे मुलाकात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। तो कहने का मतलब बच्चों, ऐसे कई एग्जाम्पल है, सैकड़ों एग्जाम्पल है, जिन बच्चों ने, बच्चियों ने तकलीफें सही, बहुत कष्ट का जीवन जिया, लेकिन अपने आप को बनाए रखा। तो बच्चों, ये कष्ट अभी सभी बच्चों के लिए अपने आप को बनाए रखना है, कमजोर नहीं होना है। हमेशा सोचना है कि इस कठिनाई में कहीं ना कहीं रोशनी जरूर दिखाई देगी और मुझे काम करना ही। आनंद सर, मैं तो कहूँगा कि मुश्किल वक्त का सामना कैसे किया जाता है उसके एक परफेक्ट एग्जाम्पल तो आप भी हैं, और उनसे, आपसे बहुत सारे बच्चे इंस्पायर्ड भी होते हैं, हम लोग भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एक सवाल और बच्चों से आ रहा है, वो है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कैसे उनका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाए, इसको लेकर बच्चों के मन में बहुत सवाल होता है। और मैं आनंद सर आपको बताना चाहूंगा आर्केडीएफ ग्रुप के और आर्केडीएफ यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हमारे जो आदरणीय चेयरमैन सर हैं डॉक्टर सुनील कपूर जी, उनके बारे में अगर ये कहूँ कि घड़ी में 24 घंटे तो उनके पास भी हैं, लेकिन उसको वो 25 घंटे कैसे बनाते हैं, ये बहुत बड़ी सीखने की बात है। मैं चाहूंगा कि जब कभी आप भोपाल आए तो उनसे मिलें। तो यही बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे हम वो सीखें कि 24 घंटे को हम भी 25 घंटे बना सकें। बहुत अच्छा आपने पूछा कि 24 घंटे को 25 नहीं 48 घंटे भी बना सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि आप कैसे टाइम का सदुपयोग करते हैं। मैंने जीवन में देखा है बच्चों, ध्यान से सुनना, आप सुनेंगे ध्यान से तो समझेंगे कि आपके पास अगर रूटीन नहीं है, अगर आपके पास प्लान नहीं है, तो आपको 24 घंटे बहुत कम पड़ेंगे और कैसे दिन बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि जा, तो दिन बीत गया। लेकिन जैसे ही आप एक सिस्टम में काम करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, आपके पास एक शेड्यूल होता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। इसलिए आज आज अच्छा दिन है, हमसे आपकी बातचीत हो रही है, वर्चुअली सही मुलाकात हो रही है। आज एक आप रूटीन तैयार करें, अपने आने वाले 2 सालों का एक प्लान तैयार करें। अब बच्चों, ये कोई 1 घंटा में प्लान नहीं तैयार होगा, इसके लिए 4 दिन 5 दिन का वक्त दे। हो सके पार्क में, हो सके कमरे में, हो सके कमरे के कोने में, छत पर, जहां आप शांति महसूस करें, रिलैक्स करें, एक अपना प्लान बनाए।
कि भाई 2 साल में हमको 1 साल में क्या करना है, अगले फिर 1 साल में क्या करना है, 1 साल का ये मेरा टास्क है, तो हर महीने का क्या रूटीन है, हर वीक का क्या रूटीन है, और पहले 1 वीक पर फोकस। उसमें भी जब कल का जो आएगी बारी, जो अच्छा आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं या कल से, तो जो पहला दिन होगा उसको सबसे ज्यादा फोकस करें। और अगर रूटीन नहीं सेट हो रहा है 2 दिन में, 4 दिन में, फिर उसको बदले। तो जीवन में जो सफलतम आदमी है, जो एकदम ऊंचाइयों पर, वो एकदम रूटीनबद्ध काम करता है, उसकी योजना होती है। हाँ, कोई चीज आप लेके चलिएगा छोटा, अब आरकेडीएफ इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बन गया, उसका इतना चेन है, इतने कॉलेज स्कूल है, तो वो शुरू में हो सके उनके पास उतनी योजना नहीं होगी। या हम लोग बच्चों को 30 पढ़ाते थे तो हमारे पास उतनी योजना नहीं थी कि अच्छा चलो 30 बच्चों को पढ़ाएंगे, देखते। लेकिन 30 बच्चे को पढ़ाने का एक हमारे पास योजना थी, वही टाइम टेबल था। पढ़ाते गए, आगे बढ़ते गए, और फिर जैसे जैसे समस्या आएंगी, जैसे जैसे अवसर आएंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको खुद पता चलेगा कि आगे कैसे क्या करता है। तो बच्चों, आप एक अपनी सुविधा, कोई बच्चा 6 बजे सुबह उठ सकता है, कोई 7 बजे फ्रेश महसूस करता है, कोई सुबह 4 बजे ही उठ सकता है। तो कोई ऐसा रूल नहीं है जीवन का कि हर बच्चे को एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ जाना चाहिए, इतना बजे खाना चाहिए, इतना बजे टहल। अपने सुविधा अनुसार रूटीन बनाए, जिसमें एक मनोरंजन का भी टाइम रखे, कि गाना सुनेंगे या दोस्तों से बात करेंगे या फेसबुक देखेंगे। ये नहीं कि पढ़ाई हो रही है, व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, नहीं। आपको एक नियमित रूप से जीना होगा, हर चीज के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम, वक्त निकालना होगा। अगर इस तरह से आप चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। निष्कर्ष ये कि टाइम टेबल का बहुत महत्व है। अपने सुविधा अनुसार जीवन का, अगला जीवन का कम से कम 1 साल का तो प्लान करें ही, और उसको योजनाबद्ध करें, और उसमें 3-4 दिन का वक्त दें। एकदम तुरंत नहीं कि 1 घंटा में डायरी में लिखा, पन्ने पर लिखा और कल से प्लान फेल हो गया। सोचिए कि उस रूटीन में क्या क्या समस्याएं आ, इस तरह से करिएगा तो साल भर बाद मुझे आप जरूर याद करिएगा कि सच में बहुत अच्छा। बिल्कुल आनंद सर। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। आपने भी जिक्र किया आरकेडी यूनिवर्सिटी का। आनंद सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने आरकेडी विश्वविद्यालय के बारे में अभी जिक्र किया था। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि निजी क्षेत्र के जो विश्वविद्यालय हैं, और खासतौर से आरकेडी विश्वविद्यालय, शिक्षा के क्षेत्र में क्या सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं, और किन किन जगहों पर वो अच्छा काम कर रहे हैं? आपकी नज़र में ये सब काम आते ही हैं। पटना में आप हैं, आप देखते हैं कि झारखंड और बिहार से हजारों बच्चे जो हैं हमारे भोपाल कैंपस, मध्य प्रदेश के हमारे जो विभिन्न कैंपस हैं वहाँ पर आते हैं। तो क्या वो मुख्य बातें हैं जो निजी विश्वविद्यालयों में, खासतौर से आरकेडी विश्वविद्यालय से आपको दिखाई देती हैं? ये बहुत अच्छा है। हम तो आरकेडीएफ विश्वविद्यालय के बारे में अदा कदा सुनते रहते हैं। वहाँ के बच्चे ईमेल से भी संपर्क में रहते हैं, कभी कभी कोई कोई बच्चा आता भी है मिलने, और सबका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो देखिए बच्चों, कोई कॉलेज हो, ऐसा नहीं है कि जीवन के हर सपने को आप आईआईटी में ही जाके, यूपीएससी ही करके पूरा कर सकते हैं। अगर आप आरकेडीएफ जैसे विश्वविद्यालय में भी जाएंगे, वहाँ के कॉलेजों में भी पढ़ेंगे, और ऐसा नहीं कि मैं आया हूँ इस प्लेटफॉर्म तो मैं प्रचार कर रहा हूँ और कोई मैं बड़ाई कर रहा हूँ, सच बताता हूँ। आप उस तरह के भी कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज बड़ा कैसे होता है, आईआईटी बड़ा कैसे हुआ, एमआईटी, हार्वर्ड बड़ा, वहाँ के बच्चे अच्छे पहुंचते। सुपर 30 बड़ा कैसे बना, वहाँ के बच्चे बहुत मेहनती थे और अच्छे थे। तो जहां भी आप जाइएगा, मेहनत करिएगा, और जहां क्रिएटिविटी पर जोर दिया जाता है, जहां पर यह सिखाया जाता है आरकेडीएफ जैसे विश्वविद्यालय पर, कि आप जॉब देने वाले बनिए, क्रिएटर बनिए, ये नहीं कि आप मांगिए, बेगर बनिए। तो इन सिद्धांतों पर आप चलेंगे और थ्योरी को हाउ एंड वाई के साथ पढ़ेंगे, विषय को समझेंगे। मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आप ऐसे नहीं कि बस परीक्षा में पास हो जाना है, नंबर ले आना है, वहां भी आप पढ़िए और देखिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो भी हर चैप्टर है उसको समझिए, रियल लाइफ में उसका कैसे एप्लीकेशन होगा ये समझिए। तमाम चीजों को अगर आप समझिएगा, मेहनत करिएगा, तो आरकेडीएफ में पढ़ने हुए भी आप उन ऊंचाइयों पर पहुंचिएगा जहां पर शायद आईआईटी, आईआईएम के भी बच्चे नहीं पहुंच पाते। जरूरत तो इस बात की है कि आप कितना मेहनत करना पाते हो सके कि बच्चा कितना ऐसा हो
कि जो RKDF में नहीं पहुंच पाए, चेयरमैन साहब से, वाइस चांसलर साहब से हम जरूर रिक्वेस्ट करें कि ऐसे बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप शुरू करें, जिसमें सुपर 30 के तर्ज पर, जिनमें मेरिट है, मेधा है, कुछ करने की लालसा है, ललक है, जोशो खरोश है, लेकिन उनके जेब में पैसे नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जरूर आप लोग कुछ योजना शुरू करें, ताकि किसी बच्चे की पढ़ाई पैसे के चलते न रुके। और ऐसे बच्चे आएंगे आपकी यूनिवर्सिटी को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अच्छी पढ़ाई करेंगे, आप लोग का जो साथ मिलेगा उसका वो उपयोग कर पाएंगे। आनंद जी, इससे पहले कि RKDF विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सोहानी जी आपसे सवाल पूछे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि RKDF विश्वविद्यालय में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके माध्यम से बताई जा सकती हैं, लेकिन दो बातें खासतौर से हैं। एक तो कोरोना काल में यहाँ की जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, उन्होंने एक मेडी रोब बनाया है, एक तरह की रोबोट नर्स है, जो कि मरीजों के 15 पैरामीटर पर काम करती है, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल चेक करना। ये रोबोट जाके उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करता है, उनका टेम्परेचर मापता है, पल्स लेवल चेक करता है, और ये यहाँ के बच्चों ने ही बनाया, RKD विश्वविद्यालय के बच्चों ने ही बनाया है। दूसरा, हम लोग जो है RKD ग्रुप पूरा जो है वो पर्यावरण को लेकर बहुत सजग है। हमारे सारे कैंपस हरे भरे हैं, मतलब आप यहाँ पर अगर ऑक्सीजन लेवल, नेचुरल ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल आपको बेहतरीन ही मिलेगा, क्योंकि ये एक इस ग्रुप की खास बात है कि हम समाज को क्या दे सकें, हम पर्यावरण को, इस धरती को क्या दे सकें, ये इस ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत और इसकी सोच रहती है। हमने एक कार्बन कैप्चर प्लांट भी स्थापित किया है RKD विश्वविद्यालय में भोपाल में, जो कि एशिया में पहला और वर्ल्ड में तीसरा कार्बन कैप्चर प्लांट है, जिसमें कि एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये भी अपने आप में एक अनोखी यहाँ की खासियत है। और अब मैं वाइस चांसलर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आनंद सर से एक सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं, जरूर आंसर। ऑफ कोर्स मृत्युंजय जी ने कुछ और बातें रिसर्च की बताई, तो हम लोग कई बार अपने विश्वविद्यालय को एक रिसर्च हब भी कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अभी हम लिस्ट करें तो और जुड़ती जाएंगी। एक चीज का जरूर जिक्र करना चाहूंगा, जो कि एक हियरिंग डिवाइस है, जो बच्चों ने स्वयं उसको इजाद किया, और जो DST का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ पे बच्चों को उनके प्रयास पर अवार्ड दिया जाता है, उसमें बच्चों ने 11 लाख का अवार्ड जीता पिछले साल। और उसमें भारत में IITs के भी बच्चे नहीं थे, उसमें हमारे बच्चों ने ऑफ कोर्स सेकंड टॉप हमारे बच्चे रहे। तो 11 लाख का चेक सिर्फ वो हियरिंग डिवाइस के लिए मिला, जिसमें कि जो बच्चे जन्म से नहीं सुन पाते हैं, वो कुछ ना कुछ वाइब्रेशन के थ्रू वो डिवाइस यदि अपने टीथ पे रखते हैं तो उससे उन्हें वो सारी वॉइस पूरी तरह से सुनाई पड़ती है। और इसको हमने कई सेंटर्स पे उसके प्रोटोटाइप्स, उसके मॉडल्स बना के शेयर किए हैं। उसका स्टिल थिंग्स आर अंडर इवैल्यूएशन एंड ऑल। अभी उनको इंडस्ट्री में पास ऑन करेंगे तो एक बड़े स्केल पे उसका प्रोडक्शन भी शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों के द्वारा किए हुए कुछ रिसर्च हैं। सर, वी वर वंडरिंग, क्योंकि हम लोग जैसे विश्वविद्यालय में हैं तो हम लोगों के लिए जो इनपुट है, रॉ मटेरियल तो शिक्षक ही होते हैं, जो कि आगे बच्चों को, भविष्य को निखार सकें। और जब मैं आपको अभी सुन रहा था तो आपके जो सटीक विचार सुन के सब हम लोग सभी अभिभूत हैं, और शायद है कि हमारे बच्चे उससे बहुत अच्छी तरह से लाभान्वित भी होंगे। तो इस तरह से यदि हम देखें कि हमें तो इस देश में ही बहुत सारे आनंद कुमार चाहिए सर, जो कि बच्चों को सही मोटिवेशन दे सकें और सच में उन्हें दुनिया में यदि कॉम्पीट करें। जैसे आपने जिन बच्चों को भी मेंटर किया है वो सच में दुनिया को लीड कर रहे हैं, और जो प्राप्त करना चाहा है उन्होंने प्राप्त किया है। तो इस तरह से एक चीज हमने सुनी भी है और पढ़ा भी है कि आप एक भी पैसे का किसी से डोनेशन नहीं लेते हैं, भले ही कोई भी, आई थिंक महिंद्रा एंड अंबानी, दे वर ऑफरिंग यू लॉट ऑफ दिस थिंग्स, नो, कि हम आपको डोनेट करना चाहते हैं, आप कोई बड़ा संस्थान बनाए। तो क्या मेरा निवेदन हम लोगों की तरफ से एक निवेदन हो सकता है, यदि इस तरह का CSR के थ्रू ही यदि कुछ ऐसे फंड जुटाएं, और आप शिक्षकों के लिए, जो कि हम लोग FDP एक प्रोसेस है जिसमें कि शिक्षकों को शिक्षा देना, तो यदि उस तरह का एक और कुछ समय निकाल के, आपका जो भी 365 में से 366 कहाँ से लाएंगे, 24 में से 48 कहाँ से लाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ बिग चैलेंज फॉर यू।
तो वो एक शायद अपने देश के लिए और सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है सर। इस पे आपका क्या विचार है सर? नहीं, बहुत अच्छा आपने पूछा और बहुत अच्छा किया। जैसा कि आपने बताया, हम दिखाना भी चाहेंगे कि भाई हम लोग किसी से आज तक डोनेशन नहीं लिया। चाहे माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हों, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हों, या माननीय नरेंद्र मोदी साहब हों, अंबानी साहब हों, या महेंद्रा साहब हो, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमेशा इस बात को कहा कि आप पैसे लीजिए लीजिए, लेकिन मैंने आज तक किसी से कुछ भी पैसे नहीं लिए। तो लेकिन चलिए, अगर आप लोग का विश्वविद्यालय कोई ऐसी योजना चलाते हैं, आप लोग की टीचर्स ट्रेनिंग +2 के लेवल के लिए, या कोई और IIT के पढ़ाने के लिए, या सरकारी स्कूल के लिए, अगर आप लोग चलाते हैं ऐसी योजना, तो मैं सौभाग्यशाली समझूंगा कि वर्चुअल या भोपाल आकर रहकर आपके कैंपस में कुछ दिन अपने अनुभव को साझा कर सकूं। मैं तो पढ़ा नहीं सकता हूँ, शिक्षक महान होते हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस को शेयर जरूर करूंगा। ये मैं आज कमिटमेंट देता हूँ, और वही कैंपस में आऊंगा जहाँ बहुत हरियाली है, ऑक्सीजन लेवल बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके साथ हूँ। आनंद सर, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि शुरुआती दौर में जब आपने बल्कि कहें कि सुपर 30 का कंसेप्ट भी नहीं आया था, आपने शुरू में कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, तब ऐसे बच्चों का आपके प्रति नजरिया या इस तरह का आपका जो व्यवहार, और जब आप फेमस हो गए, सुपर 30 के रूप में आप जाने लगे पूरी दुनिया में, तब जो बच्चे हैं, तो आपको कुछ लगा कि उसके बाद आपके प्रति बच्चों के व्यवहार में कुछ फर्क आया, या कुछ आज भी आपके साथ वो उसी तरीके से घुलते मिलते हैं, वही रहता है उनके साथ में कि वही मेरे बच्चे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आज क्या हूँ? इसको आप किस तरीके से बताना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। दरअसल में क्या है कि बच्चे पहले, कोई अभी नया बच्चा भी आता है, पुराना बच्चा भी, तो थोड़ा सा सहज नहीं होता, असहज आता है कि भाई आनंद सर के साथ इन 10 मिनट बात करते करते उस बहुत अच्छा फील करता है। और मुझे इस बात का गर्व है, कोई पूछता है कि आप किस बात पर गर्व करते हैं, तो मुझे इस बात का गर्व है कि आज भी, चाहे हमारे पुराने मित्र हों, दोस्त हों, या पुराने बच्चे हों, या दूर के रिश्तेदार या रिश्तेदारों, सब कहते हैं कि अरे आनंद, तुम में तो कोई बदलाव ही नहीं आया, जैसे पहले थे वैसे ही हो। तो दोस्तों, ये बात आप में भी बनी रहनी चाहिए। आप मेहनत करिए, IIT करिए, UPSC करिए, अच्छा साइंटिस्ट बनिए, लेकिन अपने जमीन को नहीं भूलिए। और अब अगर आप अपने व्यवहार को नहीं भूलेंगे, अपनी जमीन को बनाए रखेंगे, जड़ को में सींचते रहेंगे, तो कोई आपको भूलेगा नहीं। बड़ा प्यार मिलेगा अगर आप प्यार दीजिएगा, बहुत शांति महसूस होगी। ये मैं हमेशा आपको कहना। आनंद सर, बच्चों का एक सवाल और है जिसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ भी जोड़ना चाहूँगा कि अभी हाल में ही टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है, जबकि 2016 के रियो ओलंपिक में वो डिड नॉट फिनिश्ड आई थी, मतलब वो अपना टर्म ही पूरा नहीं कर पाई थी, 3 बार उठाना होता है वजन को, वो पूरा नहीं कर पाई थी, उन्हें बहुत डिप्रेशन हुआ था। लेकिन 4 साल में ही उन्होंने ऐसी दृढ़ एक्स्ट्रा शक्ति का प्रदर्शन किया, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखा, लगन उन्होंने दिखाई कि वो उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जाकर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। हर बच्चा जानना चाहता है कि ये दृढ़ इच्छा शक्ति, ये लगन आपके अंदर और बाकी बच्चों के अंदर कैसे आ सकती है? मतलब क्या हर बच्चे में आपको आनंद कुमार दिखाई देता है, और अगर दिखाई देता है तो वो कैसे बाहर आए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये भी सवाल बड़ा अच्छा था। अभी हाल फिलहाल में जब परसों हमने ये खबर सुनी, तो हमने ट्वीट भी किया, मीरा जी का जवाब भी आया, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं 4 साल पिछले दिनों में पहुंच गया, जहां वो नहीं उठा पाई थी, उन पर लोगों ने मजाक उड़ाया था, उनके टैलेंट पर प्रश्न उठ गया। तो वैसे में आदमी को बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों, एक बात याद रखिए, ये दुनिया का रिवाज है कि आपकी मेहनत को, आपके परिश्रम को कोई महत्व नहीं देता है। अगर आप जीते तब आपको लोग वैल्यू देते हैं, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन इंसानियत तो इस बात में है कि बच्चा बेचारा एक मार्च से भी फेल कर गया। हमारे फिल्म में है एक डायलॉग कि भाई, जिसमें ऋतिक रोशन यानी आनंद कहता है उसमें कि सफलता और असफलता के बीच में सिर्फ एक ही नंबर का फासला होता है।
तो दोस्तों, पहली बात कि जब आप असफल हो जाते हैं, चाहे 1 नंबर से हो या 100 नंबर से हो, आपको अपना मनोबल नहीं खोना चाहिए, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। और मैं बहुत दिल से एक बात आज बता रहा हूँ, बहुत दिल से, कि आप में विश्वास कैसे आएगा? परिश्रम करने से। आप अगर मेहनत करते रहे ना, तो आप में विश्वास आएगा। अगर आप मेहनती नहीं है, आलसी है, टालते हैं चीजों को, कल पर, अच्छा परसों पर, तब शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप लगातार, ज्यादा नहीं, 1 महीना मेहनत करके देखिए, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो मीराबाई ने यही किया, उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी, लगातार परिश्रम करते रहे। देख सकते हैं कि उनकी उपलब्धि कितनी बड़ी है। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है दोस्तों। आप देखिए कि कई बार बहुत बड़े बड़े हमले हुए, बड़े बड़े कोचिंग माफियाओं ने बहुत सारी योजनाएं बताई कि पटना में देखिए कितना है, लोगों ने ऐसा हमला किया कि पूछो भी मत भाई। गोलियां चली, बम चले, फिल्म में तो आप एक बार देखें, कई बार हमला हुआ। और आपको जानकर बहुत दुख होगा कि जीवन में हारे हुए इंसान भी रहते। 2 तरह का इंसान होता है। एक ऐसा इंसान होता है जो सफल होता है। तो मीरा जी आज सफल इंसान है। वो किसी का कुछ, मैरी कॉम सफल है, नरेंद्र मोदी जी सफल इंसान है। तो ये जो सफल इंसान लोग हैं ना, वो किसी का अहित नहीं चाहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, हमारे ऋतिक रोशन जी हैं, हमारे 300 बच्चों हर साल सफल होते हैं। वो लोग किसी का बुरा नहीं करते, बच्चों को सिखाया और उस सीखे भी और समझे भी सुपर 30 का, किसी का वो कभी बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो सफल है जीवन में। लेकिन कोई आदमी जो असफल हो जाता है, हार जाता है, परिस्थितियों से नहीं लड़ पाता है, कायर दब्बू होता है, वो उसके मन में ईर्ष्या भाव जागृत होता है। वो देखते रहता है, खोजते रहता है कि किसकी शिकायत करे, किसको डैमेज करे, क्योंकि अपनी उसकी बिसात खत्म हो जाती है, उसके मन में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, और सोचता है और अपने आप का को तुष्टिकरण जहां से करता है वो है दूसरों के से। तो मीरा जी जैसे लोगों का कुछ लोगों ने ऐसे ही किया, बजाय इसके कि उनके प्रयास को महत्व दिया जाए, वैल्यू दिया जाए, उनको डिमोरलाइज करने का प्रयास किया। लेकिन मेहनत एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पूंजी। मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी ताकत है। मीरा जी ने अपना अनुभव के आधार पर मेहनत को कभी नहीं छोड़ा, करते गई, मेहनत करते गई। जैसे जैसे मेहनत करते गए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ते गया कि अच्छा अच्छा अच्छा, और देखिए परिणाम आया तो कितना खूबसूरत आया। तो बच्चों, आप में भी यही होना चाहिए कि आप कभी भी अपना उम्मीद न छोड़े, अपने विश्वास को न छोड़े, और मेहनत करते रहे। मेहनत, रात दिन का एक ही मेहनत आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। अपने आप पर संयम, नियंत्रण के साथ मेहनत करके देखिए, आने वाला सवेरा, आने वाला कल आपका होगा मीराबाई की तरह। आनंद सर, आपकी बातों को, आपके अनुभव को समय के दायरे में बांध पाना बेहद मुश्किल काम है, और समय का तकाजा है कि हम आज का ये सेशन जो है यही हम इसको विराम देना चाहेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम आपसे वादा करवाना चाहते हैं कि जब भी परिस्थितियां सामान्य होंगी, आपको भोपाल आना है। आपका भोपाल आपका है। जैसा कि क्योंकि आप बिहार से हैं, और आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, हमारे आदरणीय चेयरमैन सर जो हैं, उनका भी बिहार से बहुत गहरा संबंध है। तो हम आपसे एक बार फिर से वो वादा लेना चाहते हैं कि आपको भोपाल आना है और बच्चों से रूबरू हैं। हमारे सहयोगी गगन शर्मा जी निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू मृत्युंजय सर, थैंक यू सो मच आनंद सर। मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए, फिर भी हृदय की गहराइयों के साथ हम सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।